नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक लंबी खामोशी के बाद एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एक बार फिर हरकत में आ गई। जाने माने फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल को एनसीबी ने सम्मन देकर बुलाया और उनसे लंबी पूछताछ की। दरअसल इससे पहले एनसीबी अर्जुन रामपाल के घर दबिश डाल चुकी है और वहां से बहुत सारी चीजें बरामद कर चुकी है, जिनमें कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दूसरे सामान है। एनसीबी को कुछ लोगों ने जब पूछताछ में अर्जुन रामपाल का नाम बताया, उसी के बाद से ये चर्चा शुरू हो चुकी थी कि अर्जुन रामपाल जल्द ही एनसीबी के दरवाजे पर होंगे। अब देखना यह है कि अर्जुन रामपाल के जरिए एनसीबी आगे कहां तक जाती है या फिर मामला यूं ही खत्म हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बाहर निकला ड्रग्स का जिन अब बोतल में बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती से शुरू हुई इस मामले की जांच अब बॉलीवुड सेलिब्रिटी अर्जुन रामपाल तक जा पहुंची है और उनसे पूछताछ का सिलसिला फिलहाल पूरे शबाब पर है। इस मामले की जांच में नए सिरे से तब तेजी आई जब एनसीबी ने बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल के घर छापेमारी की। रामपाल के मुंबई के बांद्रा में मौजूद घर पर एनसीबी के ऑफिसर रेड करने पहुंचे, जहां एनसीबी को ड्रग्स होने की खबर मिली थी। शुक्रवार को भी एनसीबी ने बॉलीवुड ड्रग्स केस में एक्टर अर्जुन रामपाल से लंबी पूछताछ की। शुक्रवार रामपाल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर में हाजिर हुए, जहां उनका सामना कई कड़े सवालों से हुआ। एनसीबी ने उन्हें 9 नवंबर को इसके लिए समन भेजा था। बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने 9 नवंबर को ही अर्जुन रामपाल के घर की तलाशी भी ली थी और इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। एनसीबी अफसरों की माने तो अर्जुन रामपाल से बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के जाल के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। और ये वो भी समझ में वो जानना चाहते हैं और जो पूछताछ कर रहे हैं वो जो केसेस हैं उसके जरिए जो कनेक्टेड हैं वो लोग उसके जरिए उनको पूछताछ करनी थी। इससे पहले ड्रग्स मामले में ही अर्जुन रामपाल के दोस्त पॉल बाटल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि ड्रग्स केस में उनकी पार्टनर गैब्रिएला डेमेट्रियडिस से लगातार 2 दिन बुधवार और गुरुवार को पूछताछ हो चुकी है। अर्जुन रामपाल किस तरह एजेंसी की रडार पर हैं, ये बात इसी से साबित होती है कि एनसीबी ने अर्जुन के घर छापेमारी के दौरान उनका लैपटॉप, मोबाइल फोन और टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त कर लिए थे और अर्जुन के ड्राइवर से भी पूछताछ की थी। उधर रामपाल के घर पर दबिश डाले जाने से पहले अफसरों ने फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी से पूछताछ की थी। उनकी पत्नी के घर तलाशी के दौरान गांजा बरामद होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद उनसे भी पूछताछ हुई। इस मामले में अर्जुन की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला का भाई अगिसियालोस पहले ही दबोचा जा चुका है। अगिसियालोस के अपार्टमेंट में ड्रग्स मिलने के बाद एनसीबी ने उसे गिरफ्तार किया। एनसीबी ने उसे पहले भी ड्रग्स मामले में लोनावाला के एक रिजॉर्ट से ड्रग्स समेत ही दबोचा था। जून में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी ने बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू की थी। दरअसल छानबीन में कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट सामने आए थे जिसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और सुशांत के कर्मचारी ड्रग्स को लेकर बात करते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद पुलिस ने रिया के अलावा उसके भाई शौविक और उनके कई कर्मचारियों को धर दबोचा। ये और बात है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से पूछताछ का सिलसिला अभी भी जारी है और इसी के साथ इस बात की आशंका भी बनी हुई है कि कल को इस मामले में कुछ बड़ा हो सकता है। बॉलीवुड की कोई भी बड़ी हस्ती गिरफ्तार हो सकती है।
एक्टर अर्जुन रामपाल से आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार के दिन अर्जुन रामपाल के बांद्रा स्थित घर पर एनसीबी के अफसरों ने रेड की थी, जिसमें कि ट्रामाडोल टैबलेट सीज किए गए थे। ट्रामाडोल टैबलेट्स एनडीपीएस शेड्यूल में हैं और इसीलिए उनसे प्रिस्क्रिप्शन मांगी गई थी, जिसके लिए गैब्रिएला जो कि अर्जुन की लिव इन पार्टनर हैं, वो और अर्जुन किसी भी तरीके का प्रेस्क्रिप्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी एनसीबी को मिला है जो उन्हें एक ड्रग नेटवर्क से जोड़ता है, जो ड्रग नेटवर्क नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। एजिसियालोस जो कि गैब्रिएला के भाई हैं, उन्हें 2 केसेस में एनसीबी अरेस्ट कर चुकी है। उनके लिंक्स मुंबई के कई पेडलर्स से मिले हैं। इसके अलावा एक नाइजीरियन ड्रग पेडलर ओमेगा गुडविन से उनके संपर्क मिले थे और इसी के लिए उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। उन्हें इंटेरोगेशन करने के बाद अर्जुन रामपाल के घर पर रेड की गई, सर्च की गई, जिसके बाद गैब्रिएला से लगातार 2 दिन तक पूछताछ की गई। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। अक्सर ये इल्जाम लगते रहे कि बॉलीवुड और ड्रग्स का पुराना संबंध है। हालांकि एक सच ये भी है कि पूरा बॉलीवुड ड्रग्स लेता हो, ये सच नहीं है। हाँ, बॉलीवुड में कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनका सीधे सीधे ड्रग्स से संबंध है। यहाँ तक कहा जाता है कि ऐसी पार्टियों में भी ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। पर सवाल ये है कि आखिर बॉलीवुड में ड्रग्स की ये खेप आती कहाँ से है? चरस, गांजा, अफीम, बॉलीवुड की निगाह में ये कोई ड्रग्स ही नहीं है। बॉलीवुड की नजर में ये कोई नशा ही नहीं। नशे में झूमते बॉलीवुड की नजर और निगाह में असली ड्रग्स और असली नशा क्या है, यह हम आपको बताते हैं, वो भी उसी बॉलीवुड के अंदर के लोगों के जरिए। ये वो 3 नशा है जिसका नशा बॉलीवुड को है। यही वो 3 ड्रग्स है जो बॉलीवुड की ज्यादातर पार्टीज की शान होती है। पहले इन तीनों नशे के बारे में जानिए, कहानी आगे सुनाता हूं। बॉलीवुड का ये सबसे फेवरेट ड्रग्स और नशा है। यहाँ इसे कोक के नाम से जानते हैं। 1 ग्राम कोक की कीमत 6 से 7 हजार रुपए है। हालांकि मुंबई में कोक असली कभी नहीं मिलता। 50% मिलावटी होता है। कई बार तो आधे कोक में आधा टेल्कम पाउडर तक मिलाकर दे दिया जाता है, तो भी सामने वाला पकड़ नहीं पाता और यूं ही झूमता रहता है। कोक को नाक से लेते हैं, खाते भी। आमतौर पर कोक का नशा आधे घंटे में हिरन हो जाता है। इसीलिए कोक के लती हर थोड़ी देर के बाद कोक लेते रहते हैं। एक बार जिसे कोक की लत लग गई, फिर छोड़ना भारी है। बॉलीवुड का चहेता ड्रग्स कोक इसलिए भी है क्योंकि ये वजन कम करता है, नींद उड़ाता है, चेहरे पे चमक लाता है और ऊर्जा देता है। कोक के मुकाबले बेहद सस्ता, 1000 से 1500 रुपए के बीच में आसानी से मुहैया हो जाती है। एमडी शक्कर जैसी होती है जो पानी में घुल जाता है। बॉलीवुड की पार्टियों में आमतौर पर एमडी लोग पानी के बोतल में लेते हैं। पानी में एमडी घुल जाता है, लिहाजा वो आसानी से बीच बीच में पानी का सिप लेते रहते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो पानी पी रहा है या नशा कर रहा है। बॉलीवुड की छोटी पार्टियों में एमडी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एमडी का नशा भी सर चढ़कर बोलता है। पर एमडी की एक और खतरनाक बात है, एमडी लेने वाला ज्यादातर तनाव और दबाव में रहता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कहते तो यहाँ तक है कि एमडी का नशा करने वालों में खुदकुशी करने की सोच ज्यादा होती है, यानी वो हर पल निगेटिव ही सोचता रहता है। कोक के बाद ये सबसे महंगा नशा है। इसकी कीमत भी करीब 6000 रुपए है। एलएसडी 2 तरह की है, एक लिक्विड फॉर्म में और दूसरा पेपर की शक्ल में, जिसे एलएसडी पेपर कहते हैं। आमतौर पर बॉलीवुड में एलएसडी पेपर ज्यादा पॉपुलर है। वजह यह है कि आप कहीं भी किसी भी पार्टी में बड़ी आसानी से बस एलएसडी पेपर मुंह में डाल लीजिए, आसानी से मुंह में घुल जाता है और नशा सर चढ़कर बोलता है। एलएसडी का नशा करीब 30 से 36 घंटे तक रहता है। एलएसडी लेने वाले खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करते हैं।
एक तरह से दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। पार्टीज में 100 लोग के बीच में उन लोग कोकीन की लाइन तो बना नहीं सकते, इसीलिए वो लोग लेते हैं LSD। LSD इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड, सो दे पुट इन द वाटर, पानी में डालते हैं, कोक में डाल लेते हैं, इजी टू कैरी। और पेपर लेते हैं, LSD पेपर, तो बहुत आसानी से कैरी भी हो जाता है और उनकी पार्टी फिर चलती रहती है। और किस तरह का किक मिलता है उससे? किक तो सर बहुत हाई होता है। 36 घंटे का एक LSD फॉर्म रहेगा, LSD ड्रॉप, 36 घंटे एक ड्रॉप आपको बस करता है। अब सवाल ये है कि ये नशा बॉलीवुड तक पहुंचता कैसे है। बॉलीवुड के सूत्रों के मुताबिक जब कहीं पर भी कोई पार्टी होती है तो गिनती के हिसाब से कोकीन के ऑर्डर दिए जाते हैं, 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक। एक साथ बड़ी मात्रा में कभी भी कोकीन पार्टी की जगह पर नहीं मंगवाई जाती। इस दौरान ड्रग पेडलर उस पार्टी की जगह के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। जैसे ही ड्रग्स खत्म होता है उसके पास फोन जाता है, बाकी का माल लेकर वो फौरन पहुंच जाता है। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि पार्टी खत्म न हो जाए या नशा सर न चढ़ जाए। बॉलीवुड में ड्रग्स की सच्चाई है, 70-85% ऑफ मीडिया टर्न टू ड्रग्स। और इनका तरीका जो है लाने का ड्रग्स का, ये जूनियर जो इनके होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, उनको इच्छा रहती है कि बड़ा बनना है। वो किसी पेडलर को पकड़ते हैं, फिर वो पेडलर उनको माल देता है, फिर वो अपने बड़े को माल देते हैं। बड़े को माल देते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम बड़े को खुश रखेंगे तो हम आगे जाके कुछ बड़े बने। फिल्म इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड के कुछ बड़े एक्टर के घर या फार्म हाउस में ड्रग्स की पार्टी आम बात है। इसमें उन एक्टर के वही को स्टार और दोस्त शामिल होते हैं जो खुद भी ड्रग्स लेते हैं। बॉलीवुड को ड्रग्स सप्लाई करने वालों में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो भी कोई बाहरी नहीं है बल्कि इसी बॉलीवुड के अंदर का है। एक नामचीन एक्टर जो कई फिल्मों में काम कर चुका है। बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने वाले इस एक्टर की वजह से ही एक नामी एक्टर का घर तक टूट गया। इसी वजह से बाद में बॉलीवुड को ड्रग्स सप्लाई करने वाले इस एक्टर का फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े धुरंधरों ने बायकॉट कर दिया। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी और मुनीश चंद्र पांडे के साथ शम्स ताहिर खान। आज कायदे से देखें तो कई हीरोइन के बाद पहली बार किसी हीरो का नंबर आया जिसे एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया। अर्जुन रामपाल से पूछताछ के बाद यह सिलसिला यहीं रुक जाएगा या फिर बॉलीवुड में ड्रग्स का जो कनेक्शन है वो पूरा सच सामने आएगा? इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एनसीबी अभी तक छोटे मोटे कुछ ड्रग पेडलर्स को ही गिरफ्तार कर सकी है, लेकिन बड़ी मछलियां अभी शिकंजे से बाहर हैं। एनसीबी की कोशिश है कि वो इन छोटी मछलियों के जरिए बड़ी मछलियों तक पहुंच सके। इनमें कई बड़े नाम हैं, जिनमें कुछ मुंबई में है, कुछ मुंबई की जेलों में और कुछ मुंबई और देश से बाहर। यूं तो बॉलीवुड में ड्रग्स के सप्लायर कई हैं, इन सब के नाम भी एनसीबी के पास है, लेकिन उनके गिरबान तक एनसीबी कब हाथ डालती है या डालती भी है या नहीं, यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कई बार खुद एनसीबी पर भी उंगलियां उठ चुकी हैं। एनसीबी पर यह इल्जाम लग चुके हैं कि बड़ी मछलियों को वो जानबूझकर नहीं पकड़ती, क्योंकि उनसे चढ़ावा आता है। दिखाने के लिए छोटी मोटी मछलियों को उठा लिया जाता है और वो भी कुछ वक्त बाद ही जेल से बाहर आ जाते हैं और फिर धंधे पर लग जाते हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स के तार अपने जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी तक से जुड़े हैं। अप्रैल 2016 में ठाणे पुलिस ने 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के इफ्रेडिन ड्रग्स तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था। शोलापुर की एक कंपनी में छापा मारकर तब करीब 23 टन इफ्रेडिन पाउडर जब्त किए गए। इस मामले में तब एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी और ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के खिलाफ ठाणे पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। इतना ही नहीं, ठाणे की अदालत ने दोनों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी मामले में वारंट भी जारी किया हुआ है। हालांकि ममता कुलकर्णी खुद पर लगे इल्जामों से इनकार करती रही है, मगर ठाणे पुलिस का दावा है कि ममता ड्रग तस्करी से जुड़े अहम बैठकों में शामिल होती रहती है और हिंदुस्तान से केनिया ड्रग सप्लाई करती है। ममता और विक्की गोस्वामी पर बॉलीवुड को भी ड्रग सप्लाई करने का इल्जाम है। इस मामले में विक्की गोस्वामी को अमेरिका की पुलिस गिरफ्तार कर अमेरिका ले गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद ममता कुलकर्णी दुनिया के किस कोने में ये किसी को नहीं पता। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।